हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सबने देखा कि कल की क्लास में हमने आप हाइपोकैल्सीमिया के बारे में देखा और आप नोटिस भी कर रहे होंगे कुछ दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज के ऊपर काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रोफ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के ऊपर क्लासेज हैं, वो लेक्चर वीडियोज़ है जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप वो आपकी हेल्प कर पा रहे होंगे। आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो उसी सीरीज़ के अंदर हम आज नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक हमारा हाइपर कैल्सीमिया। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और हाइपर कैल्सीमिया के बारे में देखते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में किस पॉइंट ऑफ व्यू से या हाइपर कैल्सीमिया के कौन से पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन हम शुरू करते हैं आज की क्लास में हाइपर कैल्सीमिया। तो पहले हम देखते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया होता क्या है। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया क्या है? हाइपर कैल्सीमिया एक कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो हाइपर कैल्सीमिया है, जैसे कि जो नॉर्मली कंडीशन है एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कितना ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट? वो हो जाता है 10.5 mg पर डी एल। 10.5 mg पर डी एल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल 9 to 10.5 mg पर डीएल। ठीक है, ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है। और हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी रीजन की वजह से, जो भी कॉजेज हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, किसी भी कॉज की वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमारे ब्लड सीरम के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो 10.5 mg पर डीएल से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, नॉर्मली सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सीधी लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें कि जो कैल्शियम उसका लेवल सीरम के अंदर, ब्लड सीरम में अगर कैल्शियम का लेवल 10.5 mg पर डीएल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन है, वो है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज की। तो हाइपर कैल्सीमिया की जो कॉजेज है, तो उन कॉजेज को हम डिस्कस करते हैं। तो कॉज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉज को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन हमारा जो कॉज आ रहा है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक ये भी रीजन हो सकता है कि हमारी बॉडी कैल्शियम को बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कर ले या एब्जॉर्प्शन करना शुरू कर दे। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। नॉर्मली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? जीआईटी, किडनी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये दो ही जगह होगी जहाँ से कैल्शियम है उसको रीअब्जॉर्ब हो सकता है। जीआईटी में जाएंगे तो हो सकता है वो डाइटरी सोर्सेज से मिल रहा हो, डाइटरी सोर्सेज से मिल रहा है आपको। और किडनी की बात करो तो रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है जी, ये सारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो इसके अंदर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? तो फर्स्ट वन जो रीजन है वो रीजन है आपका एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैल्शियम। जब हम कैल्शियम कंटेनिंग फूड, कैल्शियम कंटेनिंग डाइटरी सोर्सेज का एक्सेसिव यूज करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एक्सेसिव कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगी। अब वो एक्सेसिव कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगी तो कैल्शियम का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? विटामिन डी है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है? विटामिन डी है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, विटामिन डी is responsible for the Pa plus absorption from the GIT। GIT से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है, जैसे सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर आती है, जो भी रेज आती है, जैसे सन की जो रेज आती है उससे क्या होता है, जो कोलिकैल्सिफेरॉल और टोकोकैल्सिफेरॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन डी का, वो हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। जैसे ही सनलाइट आती है वो कोलिकैल्सिफेरॉल का कन्वर्ट हो जाता है आपके विटामिन डी के अंदर। तो ये एक विटामिन डी का सोर्सेज है। ठीक है, तो विटामिन डी अगर आप किसी भी डाइटरी सोर्सेज के थ्रू विटामिन डी को एक्सेसिव कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेसिव इंटेक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? विटामिन डी क्या करेगी? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। वो क्या करेगी? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उसको क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एक तो डाइटरी सोर्स ज़्यादा लोगे तो एब्जॉर्ब हो रहा है,
एक विटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कोज। सेकंड कोज है कि डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रिएशन, कि कैल्शियम उसका एक्सक्रिएशन है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम का एक्सक्रिएशन है, चाहे वो फीकल रूट के थ्रू होगा, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो रहा होगा, कैसे भी कैल्शियम का एक्सक्रिएशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कैल्शियम बॉडी से बाहर कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर उसका एक्यूमुलेशन होगा, उसका लेवल है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है जो कैल्शियम है उसका जो एक्सक्रिएशन है वो क्या हो गया, यहाँ पे इम्पेयर्ड हो गया या डिक्रीज हो रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है, कैल्शियम का जो एक्सक्रिएशन है वो इम्पेयर्ड हो रहा है। तो फर्स्ट वन जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी किडनी डिजीज। तो किडनी के डिसऑर्डर स्टूडेंट्स हम सब देख चुके हैं कि किडनी के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो ये क्या करती है, मैक्सिमम जो भी चीज़ें काम की नहीं होती हैं हमारी बॉडी के लिए, जिनका बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उनको बाहर निकाल देती है। और उस प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बाहर निकल जाते हैं उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान, जो हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं, जिनका हमें ज़रूरत होती है। तो बॉडी वापस क्या कर, ये मतलब रीनल ट्यूब्यूल्स में जाने के बाद बॉडी क्या करती है, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मान लीजिए किडनी है वो डैमेज है, किडनी डैमेज होगी तो वो क्या नहीं कर पाएगी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स उनको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी। कैल्शियम है वो बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, उसको बाहर जाना चाहिए था, किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी बीमार है, किसी भी रीजन की वजह से किडनी बीमार है, किडनी का कोई भी डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, किडनी उस कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल पाएगी, जो एक्सेसिव कैल्शियम है उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। किडनी अगर बाहर नहीं निकाल पाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड सीरम में। ठीक है, ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट वन रीजन है यूज ऑफ थायजाइड्स डायूरेटिक्स। थायजाइड्स डायूरेटिक्स एक डायूरेटिक्स का टाइप है, इज ए टाइप ऑफ डायूरेटिक्स, इज ए टाइप ऑफ डायूरेटिक्स। ये क्या है, एक डायूरेटिक्स का टाइप है। क्लासिफिकेशन किया जाता है डायूरेटिक्स का, तो उसमें एक थायजाइड्स डायूरेटिक्स है वो क्लासीफाई होते हैं या फिर जो एक क्लासिफिकेशन में मिलता है। तो ये थायजाइड्स डायूरेटिक्स क्या करती हैं, जैसा कि डायूरेटिक्स नाम आ रहा है लेकिन फिर भी ये कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रही है। तो ये कैसे कर रही है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज, वो देखिए। नॉर्मली क्या होता है, डायूरेटिक्स, सॉरी, नॉर्मली नॉर्मल फिनोमिना, नॉर्मल फिनोमिना कहता है, क्या कहता है, तो डायूरेटिक्स हैं, जो डायूरेटिक्स हैं उनको क्या करनी चाहिए, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, लेकिन नॉर्मल फिनोमिना यूरिन आउटपुट डिक्रीज मतलब इंक्रीज होता है, डायूरेटिक्स क्या करती है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो थायराइड डायूरेटिक्स है वो क्या कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो यूरिन आउटपुट तो इंक्रीज कर रही है, यूरिन का जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो साथ के साथ थायराइड डायूरेटिक्स क्या कर रही है, रीनल ट्यूब्यूल्स में, एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये क्या कर रही है, Ca+ का एक्सचेंज कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है। ठीक है, कैल्शियम का ये क्या कर रही है, रीनल ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन कर रही है। और किसके बदले एब्जॉर्प्शन कर रही है, इंस्टेड ऑफ सोडियम, इंस्टेड ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम को कैल्शियम के साथ रिप्लेस कर रही है। ठीक है, ये सोडियम को ज़्यादा बाहर भेज देती है, थायराइड डायूरेटिक्स वो क्या कर रही है, सोडियम को ज़्यादा बाहर भेज देती है और जो कैल्शियम है उसको ज़्यादा अंदर रख लेती है। अब कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, पहले से कैल्शियम नॉर्मल लेवल पे था, लेकिन जो कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर जाना चाहिए था वो कैल्शियम कहाँ रुका हुआ है, हमारी बॉडी में रुका हुआ। तो वो उस कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन को जो कर देगा, ये कोज कर देगी हाइपर कैल्सीमिया, ये कोज कर देगी आपको हाइपर कैल्सीमिया। तो थायराइड डायूरेटिक्स क्या करती हैं, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं, यूरिन आउटपुट तो बढ़ाएंगी लेकिन साथ के साथ कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं। तो इसीलिए जब भी किसी पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, थायराइड्स डायूरेटिक्स का यूज नहीं करना है, कोई अल्टरनेटिव डायूरेटिक्स है वो यूज करनी है जिसके थ्रू कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन ना हो सके। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है, पहले हम इतने टॉपिक की बात करते हैं कि बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है।
बॉन्ड रिजॉर्प्शन में क्या होता है, नॉर्मली फॉस्फोरस और कैल्शियम ये दोनों क्या होते हैं, डिपॉजिट इन बॉन्ड, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बॉन्ड के अंदर डिपॉजिट होती हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉन्ड, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे बॉन्ड रिजॉर्प्शन में क्या होगा, किसी भी रीजन की वजह से बॉन्ड रिजॉर्प्शन, ये तो नॉर्मली हो गया ना, इन केस ऑफ बॉन्ड रिजॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, कोई भी हार्मोनल चेंजेस, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, वहां पे बॉन्ड रिजॉर्प्शन में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं, इंक्रीज रिलीज ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus from the bone, वो क्या कर देती है, ऑस्टियो, जैसे किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि हम नीचे अभी पढ़ेंगे, उन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर, वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं किसको, बोन को, बोन की जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट हुई, हाइपर एक्टिव होने की वजह से उसने क्या किया, बोन को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, ऑस्टियोक्लास्ट काटना, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करिए, काटना शुरू करेगी, कैसे काटेगी, ऐसा तो नहीं कि बराबर काट देगी ऐसा, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे दीमक नहीं काटती लकड़ी को, उस तरीके से वो काटना शुरू करेगी, जिससे क्या होगा, बोन के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कि बोन को क्या दे रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, वो क्या हो जाएगा, बोन के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, वहां से कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिलीज है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब बोन के अंदर जो बोन रिजॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ गई, बोन से जो कैल्शियम है वो रिलीज होकर के ब्लड के अंदर आ रहा है, तो इससे क्या हो जाए, क्या कॉज करेगा, कॉज द हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके कॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे जो कॉजेज हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कॉज हैं, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ये कैसे रेस्पॉन्सिबल्स हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म है वो कैसे हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर रहा है। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म है, हम देखते हैं कि हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है क्या। हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब है कि जो पैराथायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है, उनके ब्लड सीरम के अंदर हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। तो हम सबने पता है, हम सबको पता है कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। अब पैराथार्मोन हार्मोन क्या कर रहा है, नॉर्मली ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन का काम करता है। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है ये क्या करता है, अगर इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पैराथार्मोन हार्मोन है वो क्या हो गया, पैराथायराइडिज्म के अंदर इंक्रीज पैराथार्मोन हार्मोन, इससे क्या होगा, ये बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है ये क्या करेगा, ये हार्मोन क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं बोन की, उन सेल्स को क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। और ये सेल्स स्टिमुलेट होने के बाद क्या करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है, आपको पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम बोन की शेपिंग वगैरह मेंटेन करने का काम है। ये बोन को अगर हाइपर एक्टिव हो गई तो ये बोन को धीरे धीरे अंदर ही अंदर दीमक की तरह से खाने लग जाती है। तो ये क्या करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ी, वहां से क्या हो जाएगा, कैल्शियम का रिलीज वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम का लेवल बोन से इंक्रीज हो गया, बोन से कैल्शियम वो एक्सेसिवली रिलीज होना शुरू हो चुका है, और उस कंडीशन के अंदर क्या कॉज हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया कॉज हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर कैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म है वो हाइपर कैल्सीमिया कॉज कर रहा है, ये देखिए। क्या हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन है एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पैराथार्मोन हार्मोन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज पैराथार्मोन हार्मोन उसके इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है,
ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होगा, वहाँ से कैल्शियम है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जैसे ओवर एक्टिव होंगी, स्टिमुलेट हुई, ओवर एक्टिवेट होती है, वहाँ से क्या होगा, वो क्या करेंगी, बोन को अंदर ही अंदर से खाना शुरू करेंगी, ठीक है, अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगी, और वहाँ से क्या होगा, बोन से क्या होना, बोन से कैल्शियम रिलीज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज जो कैल्शियम रिलीज होगा वो क्या करेगा, ब्लड सीरम में जाकर के हाइपरकैल्सीमिया वो कॉज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कि हाइपर पैराथायराइडिज्म के अंदर कैसे हाइपरकैल्सीमिया वो कॉज होता है। ठीक है, पहला कॉज। दूसरा कॉज है हाइपरथायराइडिज्म। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन है, उसका लेवल है वो इंक्रीज होगा इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि जो हाइपर थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, उनका जो ब्लड सीरम के अंदर जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाना हाइपर पैराथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। अब हाइपरथायराइडिज्म है उसके अंदर क्या हुआ, कैल्सिटोनिन का कैल्सिटोनिन उसका रिलीज हुआ, कैल्सिटोनिन वो इंक्रीज हुआ। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या होता है, बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना, मतलब वो क्या करेगा, कैल्सिटोनिन क्या करना चाहिए नॉर्मली, इन केस ऑफ नॉर्मली हाइपरथायराइडिज्म की अंदर बात कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या होगा, जो Ca+ इन ब्लड सीरम, जो कैल्शियम है ब्लड सीरम के अंदर, उसको क्या कर देगा, डिपॉजिट इनटू द बोन। ठीक है, और ये यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी सामने आई है, उन रिसर्चेज के अंदर ये पाया गया कि हाइपरथायराइडिज्म का जो केस है उस केस के अंदर नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन्स है जो इंक्रीज हों वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, वो क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करने पे सेम एज यहाँ से जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो शुरू हो जाएगी। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट हुई, स्टिमुलेट होने के बाद क्या वो क्या करेंगी, कैल्शियम बोन को रिजॉर्प्शन शुरू करेंगी, कैल्शियम को रिलीज करेंगी बोन से, और बोन से कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या कंडीशन कोज हो जाएगी, हाइपरकैल्सीमिया वो कोज हो जाती है। तो इस तरीके से हाइपरथायराइडिज्म भी कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया कोज कर सकता है। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा मतलब समझाने में सक्सेसफुल हूँ। लेकिन अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोज आता है बोन मेलिग्नेंसी। बोन मेलिग्नेंसी का मतलब है कि बोन के अंदर कोई ऐसी कैंसरियस कंडीशन हो जाती है। तो बोन मेलिग्नेंसी के अंदर जब भी कैंसरियस कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन, बोन का डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बोन डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर बोन जैसे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होगी, क्यों, बोन डिस्ट्रैक्ट क्यों होगी, मेटास्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेटास्टेसिस, बोन कैंसर, उसका मेटास्टेसिस कैसे होगा, बोन डिस्ट्रैक्ट होगी, जो बोन के अंदर जो कैल्शियम वगैरह फॉस्फोरस वगैरह वो रिलीज होंगे, उनके साथ ही मेटास्टेटिक जो कैंसरियस सब्सटेंस है वो दूसरे पार्ट, बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे ब्लड के साथ ट्रेवल करते हुए जाकर के मेटास्टेसाइज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए बोन की कोई मेलिग्नेंसी है, बोन की कोई कैंसरियस कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो कैंसरियस कंडीशन है उसमें क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हाइपर एक्टिव होती है, वो बोन को रिजॉर्प्शन शुरू करेंगी, कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है अपना इमोबिलिटी। इमोबिलिटी के अंदर दो रीजन आएंगे, इमोबिलिटी कैसे हाइपरकैल्सीमिया कोज कर रही है। ठीक है, इमोबिलिटी, तो देखिएगा कि इमोबिलिटी कैसे हाइपरकैल्सीमिया कोज कर रही है। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी होती है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। इमोबिलिटी है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ करती जाती है तो नॉर्मली क्या होता है, हमने जो भी डाइटरी सोर्सेज लिए जहाँ से कैल्शियम उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और कुछ कैल्शियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता रहेगा, कुछ कैल्शियम हमारी बोन के अंदर जा करके डिपॉजिट कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है, बोन से कंटिन्यूसली जो कैल्शियम है वो रिलीज भी होता है कभी कभी, और कंटिन्यूसली उसके अंदर जब भी जरूरत होती है उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो लेकिन प्रोलॉन्ग मोबिलिटी के अंदर कैल्शियम है वो फ्रॉम जीआईटी के थ्रू कैल्शियम है वो डिक्रीज, मतलब एब्जॉर्प्शन है वो
डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम का इमोबिलिटी है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। साथ के साथ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से साथ के साथ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी रहेगी तो वहाँ पर आपका बोन की जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, यहाँ पर सारा खेल ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स से चल रहा है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो एक्टिव होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं है, बोन बोन वगैरह सारी एकदम एक स्टेबलाइज कंडीशंस के अंदर है, आप पूरा इमोबाइल हो रखे हो, तो उस कंडीशन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से वो क्या कर देंगे, वो शुरू कर देंगे बोन रिजॉर्प्शन, वो करेंगे बोन का रिजॉर्प्शन शुरू कर देती हैं। अब वो बोन का रिजॉर्प्शन शुरू करेंगी तो ये कंडीशन लीड करेगी हाइपरकैल्सीमिया को, वो कंडीशन लीड करेगी हाइपरकैल्सीमिया को। तो इस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबाइल रहेगा तो उसमें दो रीजन होंगे कि हाइपरकैल्सीमिया के पहला रीजन होगा कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, पहला तो जीआईटी के थ्रू कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, साथ के साथ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है उनकी एक्टिविटी बढ़ने से क्या हो रहा है कि बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, बोन का रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बोन क्या करेगी, बोन क्या करेंगी, हो जाएंगी धीरे धीरे फ्रेजाइल हो जाएंगी, वहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होंगे। साथ के साथ बोन के रिजॉर्प्शन से जो जो फॉस्फोरस और जो कैल्शियम रिलीज हुआ है वो ब्लड सीरम में जाकर के वो क्या कर देगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और हमारे हम जो भी स्टडी कर रहे हैं हाइपरकैल्सीमिया वो कोज हो जाता है। तो ये है एक रीज़न। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी बहुत बार क्वेश्चन आता है, इमोबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में देखा गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इमोबिलिटी कैसे हाइपरकैल्सीमिया कोज करती है। कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरकैल्सीमिया कौन सी कंडीशन में होता है, तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में होता है। इमोबिलिटी अगर पेशेंट अगर इमोबाइल है तो उस कंडीशन के अंदर हाइपरकैल्सीमिया वो होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का नाम आ रहा है तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि जो बोन के अंदर है, जब भी बोन का फॉर्मेशन होता है, बोन फॉर्मेशन, तो बोन फॉर्मेशन की बात करें तो बोन फॉर्मेशन में 4 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, पहली आएगी ऑस्टियोजेनिक, पहली सेल आएगी ऑस्टियोजेनिक, दूसरी सेल आएगी ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी सेल आ जाएगी ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, और ऑस्टियोसाइट्स, दूसरी सेल्स आ जाती है ऑस्टियोसाइट्स, और तीसरी सेल्स आती है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो इसमें अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारी जो फर्स्ट वन सेल है, एक नंबर पे जो सेल है ऑस्टियोजेनिक सेल्स, वो क्या करेगी, धीरे धीरे जो भी कोलेजन फाइबर्स होंगे, जब भी एम्ब्रियो बन रहा है पेट के अंदर, मदर के वूम्ब के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है यूट्रस के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स होंगी वो जो धीरे धीरे कोलेजन फाइबर्स होंगे उन सबको इकट्ठा करेगी, वहाँ पे उनमें उनमें हार्डनेस होंगी, धीरे धीरे वहाँ पे बोन का फॉर्मेशन करेगी। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगी, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, ऑस्टियोजेनिक शुरू करेगी, ठीक है, बोन फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगी, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उसको कंटिन्यूसली करती रहती हैं। और ऑस्टियोसाइट्स क्या करती है, बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है, बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, इनको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन सेल या फिर बोन शेपिंग सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, बोन की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। इनका मेन फंक्शन होता है बोन की शेप मेंटेन करना, बोन को काटना पीटना, ठीक है। तो ये सारी 4 सेल्स होती है जो बोन के फॉर्मेशन में आती है, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ठीक है। आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, कौन कौन सी ऐसी सेल्स होती है जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरकैल्सीमिया के बारे में। नेक्स्ट हमारा कोज आता है हीमो कंसंट्रेशन, कि हीमो कंसंट्रेशन कैसे हाइपरकैल्सीमिया कोज कर रहा है। हीमो कंसंट्रेशन से स्टूडेंट्स आप ये समझते हैं कि जो ब्लड सीरम है, ब्लड सीरम और ब्लड प्लाज्मा, इसमें क्या हुआ, हीमो कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ से वाटर है वो लॉस हो चुका है, वाटर है वो लॉस हो चुका है। ब्लड प्लाज्मा से 90 to 92% वाटर होता है, अगर उसका लॉस हो जाए तो सेल्स क्या हो जाएंगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी, कंसनट्रेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन। सेम अपना एग्जांपल पुराना, 100 ml के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी थी और एक 50 ml के अंदर ही 2 टेबल स्पून हो, तो कंसनट्रेशन है वो चीनी का 50 ml में ज़्यादा हो जाता है। तो सेम यहाँ पर सेम फिनोमिना लग रहा है,
पहला डिहाइड्रेशन, एक ऐसी कंडीशन है डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी से क्या होता है, जो फ्लूइड है उसका लॉस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फ्लूइड का लॉस इंक्रीज हो गया, प्लाज्मा का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, प्लाज्मा का लेवल कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स एक सॉल्यूशन ऐसा, सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर मैं सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू ब्लड। अब ब्लड है एक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमने माना था वाटर को, और सॉल्यूट है मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, वाटर का हो रहा है लॉस, ठीक है। अगर वाटर का लॉस हो गया तो यहाँ पे सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और यही होता है अपना हीमो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे ही डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज होगी पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट्स की बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उनका कंसंट्रेशन ब्लड सीरम में बढ़ जाएगा, और वो हाइपरकैल्सीमिया है वो कॉज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम कैसे करता है। लिथियम क्या करता है स्टूडेंट्स, लिथियम क्या करता है, लिथियम रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इंक्रीज Ca प्लस एब्जॉर्प्शन, Ca प्लस मतलब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। ये क्या कर रहा है, रीनल ट्यूब्यूल्स से कैल्शियम को इंक्रीज कर देता है, रीनल ट्यूब्यूल से ये क्या कर देता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जो कितना कैल्शियम बॉडी से बाहर जाना चाहिए था लेकिन वो सारा कैल्शियम बॉडी के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है वो अराइज हो जाएगी, और हाइपरकैल्सीमिया वो होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लिथियम वाला हो गया। लिथियम पहले हमने कहाँ पढ़ा था, लिथियम हमने पढ़ा था हाइपोनेट्रीमिया में, इसे ही कहते हैं एसोसिएटिव स्टडी, हमें यही लेवल लेके के आना है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, अब हाइपोनेट्रीमिया में क्या है कि जब भी आपका कोई पेशेंट है वो लिथियम थेरेपी पे होता है। लिथियम एक मेडिसिन है, किस केस में यूज की जाती है, मेनिया के केस में। मेनिया क्या है, मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें, जैसे मान लीजिए लिथियम में कहाँ यूज होती है, मेनिया में। मेनिया क्या है, मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई पेशेंट, मेनिया का कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होता है, तो हमें क्या करना होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे पेशेंट के सोडियम सीरम Na+ लेवल को हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, देखना है कि सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस है, इम्बैलेंस तो नहीं है। अगर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो लिथियम है उसका एक्सक्रिएशन रीनल ट्यूब्यूल से कम हो जाता है। एक्सक्रिएशन कम होगा बॉडी से तो क्या होगा, रीनल जो लिथियम है उसका लेवल धीरे धीरे बॉडी में इंक्रीज होगा, और लिथियम की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था अपना एसोसिएटिव स्टडी हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड। यहाँ पर इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया में जो लिथियम है वो क्या कर रहा है, रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है जी। ये रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा, ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। ब्लड सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ता जाएगा। अब कैल्शियम में जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट हमारा कोज आता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज एड्रिनल हॉर्मोन्स, जो एड्रिनल हॉर्मोन्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। एक एड्रिनल में हमारे इस पॉइंट से रिलेटेड एक हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अगर कम है तो वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होने लग जाता है, मतलब सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, कैल्शियम है वो रुक जाएगा। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एड्रिनल जो मिनरल्स हैं उनका जो क्या बोलते हैं कमी होगी, ठीक है। और जो सोडियम है वो तो ज़्यादा जाएगा, और जो कैल्शियम है वो क्या होने लग जाएगा, एक्सेसिव एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम एक्सेसिव एब्जॉर्ब होगा तो हाइपरकैल्सीमिया कोज कर देगा, हाइपरकैल्सीमिया वो कोज कर देता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली।